अब तक हमने देखा कि जानवी अपने और आरव के फ्यूचर को लेके काफ़ी सारी चीज़ें सोचती है। सुबह सुबह उठ के वो अरोड़ा कल्चर मीडिया पर जितनी भी इंफॉर्मेशंस ग्लोरी वर्ल्ड के काम आ सकती है उसको जमा करना, उसको एक फ़ाइल में बनाने का काम शुरू करती है। आरव के उठते ही वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसके हाथों में थमा देती है और दोनों उस पर काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों पति पत्नी सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। डॉक्टर ने जानवी के घाव को चेक किया और बोले, तुम्हारा घाव तो बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है, लेकिन अभी भी तुम्हें कुछ दिनों में ड्रेसिंग चेंज करवानी पड़ेगी। और हाँ, जब तक ये पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक कोई लापरवाही नहीं चलेगी। थैंक यू डॉक्टर, मैं ध्यान रखूँगी। हाँ, और मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आधे महीने के लिए अप्लाई करो, फिर ये ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अपनी डाइट पर ज़रूर ध्यान देना, उसमें कुछ कमी नहीं चलेगी। जी डॉक्टर। और वो वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लेकर बाहर चली गई। वो कमरे से बाहर गई जहाँ पे आरव उसका इंतज़ार कर रहा था। आरव ने उसके हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिया और उसे रजत के हाथों में थमा दिया। चलो हम घर चलते हैं, रजत दवाइयाँ लेकर सीधा घर भेज देगा। ठीक है, पर आज मौसम बहुत अच्छा है। आरव चलिए ना, मैं आपको अपना टी हाउस दिखाती हूँ, कैसा प्लान है? जानवी अक्सर वीकेंड्स पे अपने टी हाउस जाया करती थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से चीज़ें ऐसी हुई कि वो जा ही नहीं पा रही थी। साल ख़त्म होने वाला था तो उसे भी वहाँ के स्टाफ को छुट्टी देनी थी। वो सोच रही थी कि वहाँ पे कैसा काम चल रहा होगा, इसलिए वहाँ पे जाना चाहती थी। टी हाउस तुम्हारा? हाँ, मैं काफ़ी बोर हो गई थी तो टाइम पास करने के लिए मैंने खोल दिया। मेनली वो बहुत अच्छा एरिया है तो मैंने उसको हथिया लिया। आप वहाँ पे बुक पढ़ सकते हो, चेस खेल सकते हो, पूल खेल सकते हो, म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हो और साथ ही साथ चाय भी पी सकते हो। कितनी सारी चीज़ें हैं ना करने को, तो चले। अब मेरी वाइफ मुझे इतने प्यार से इनवाइट करेगी तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। चलिए चलते हैं। इतना बोल कर आरव उसके हाथ को पकड़ के चला गया। आधे घंटे के अंदर ही दोनों वहाँ पहुँच गए थे और जिस रास्ते से वो आ रहे थे उसी रास्ते पर उन्होंने रेस में पार्टिसिपेट भी किया था, इसीलिए उन्होंने वो यादें भी ताज़ा कर ली। वहाँ पे बहुत रिलैक्सिंग गाने बज रहे थे जिसको सुन के वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। उसने आरव को चाय सर्व की। ये लीजिए, मेरे हाथ की चाय पीजिए और कुछ बुक पढ़ लीजिए। मुझे थोड़ा बुक शेल्फ साफ़ करना है और रमेश अंकल से कुछ बात भी करनी है, और यहाँ पे मीठा भी बनता है, तो अगर आपको कुछ पसंद है तो मैं आपके लिए बनवा सकती हूँ। आरव चाय पीते पीते खड़ा हो गया। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ बुक शेल्फ साफ़ करने में, तुम यहाँ बैठो और आराम करो। तुम्हारा घाव अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो इतनी हिलडुल मत किया करो। वो इतना बोलकर खड़ा हुआ और जाके बुक साफ़ करने लगा। जानवी उसे देख देख कर मुस्कुरा रही थी और चाय पीते पीते बिजी हो गई। तभी उसकी नज़र एंट्रेंस गेट पे गई। जब उसने देखा कि अंदर किसने एंट्री करी है तो थोड़ी सी हैरान हो गई थी, यहाँ तक कि उसके हाथ से चाय भी गिरने वाली थी। मैं स्पेशली यहाँ पे तुमसे मिलने आया हूँ, बैठने को नहीं बोलोगी? जब उस इंसान ने देखा कि कैसी जानवी बिना कुछ कहे बस उसको देख रही है, तब उन्होंने बहुत प्यार से पूछा। वो जानवी के पिता देवराज जी थे। जानवी ने उनसे अपनी नज़रें हटाई और आरव की कप को अपनी तरफ खींच लिया। ये देखकर देवराज जी उसी कुर्सी पर जाके बैठ गए और जानवी ने उन्हें चाय देते हुए पूछा, आपको ये जगह कैसे पता चली? उन्होंने बहुत ही आराम से चाय का एक सिप लिया और जानवी के कंधे को देखने लगे। मेरे अपने तरीके, जिस जगह को मैं ढूंढना चाहता हूँ उसे ढूंढ ही लेता हूँ। ये बताओ बेटा, तुम्हारी चोट कैसी है अब? जब उसने उनके मुंह से ये सुना तो वो काफ़ी शांति से देवराज जी को वापस ऐसे देखने लगी। उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन मैंने तुम्हारे पीछे किसी को भेजा था, बट वो तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। मुझे सब कुछ पता चल गया था उस दिन क्या हुआ है। तुम मुझे ब्लेम करती हो ना क्योंकि मैं तुम्हें टाइम पर बचाने के लिए नहीं आया। जानवी को ये बात सुन के ऐसा लगा जैसे वो खुद को ही सुना रहे हो। मुझे तो अब तक इस चीज़ की आदत हो जानी चाहिए थी, चाहे जो हो जाए। उस खर्च से मेरा अब कोई लेना देना है ही नहीं। मैं जानता हूँ बेटा, तुम हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हो, लेकिन तुम मेरी बेटी हो और ये सच कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने अपनी नज़रें नीचे करी और धीमी आवाज़ में बोलने लगे, जब से मैंने तुम्हारी माँ को तलाक दिया तुम कभी भी घर नहीं आती। तुम मुझसे सच में इतनी नफ़रत करती हो? जानवी ने फिर कुछ जवाब नहीं दिया। इस फ्राइडे कबीर और रश्मि की सगाई है। आई होप तुम घर आ जाओ। तुम्हारे दादू की भी तबीयत ठीक नहीं है,
और उनके बर्थडे के बाद से तो वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। अब किसी को याद करते हैं तो वो तुम हो। और रही कबीर और रश्मि की बात, तो तुम उन्हें जैसे हैंडल करना चाहती हो तुम कर लो, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। इतना बोलकर देवराज जी जानवी को देखने लगे और अपनी बात को आगे पूरा करते हुए बोले, बात रही हमारी कंपनी की, तो इस मामले में तुम्हारी दादी ने सच में लाइन क्रॉस कर दी है। सगाई शब्द सुनकर जानवी का चेहरा बिल्कुल ही फीका पड़ गया और उसके होठों पर एक ऐसी हंसी थी जो उसके दुख को बयां कर रही थी। जब देवराज जी ने देखा कि जानवी अभी भी कुछ नहीं बोल रही है तो उन्होंने फिर से पूछा, अब तुम अपने बाप से कुछ बोलना भी नहीं चाहती? बहुत लंबे इंतज़ार के बाद जानवी ने पूछा, क्या कहूँ आपसे पापा, कुछ कहने के लिए बचा भी है अब? जानवी के इन शब्दों ने देवराज जी का दिल तोड़ दिया। वो देख रहे थे कैसे उनकी बेटी बिल्कुल अपने माँ पे गई है, जो अपना दुख कभी भी दूसरों के सामने आने नहीं देती। ये देखकर देवराज जी को अच्छा नहीं लग रहा था। बात को घुमाते हुए उन्होंने जानवी से पूछा, अभी तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? अगर आप लोग मेरी ज़िंदगी में कम आएंगे तो शायद मेरी लाइफ बहुत अच्छी चले। इतना बोलने के बाद भी जब जानवी ने देखा कि उसके पिता ने उसकी माँ के बारे में कुछ भी नहीं पूछा तो उससे रहा नहीं गया। मुझे लगा था आप माँ के बारे में पूछेंगे, वो कैसी है। जानवी, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ तो उम्मीद करूँगा कुछ चीज़ें तुम समझ जाओगी। पास्ट में जो हुआ उसे भूल कर इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ा जाता। फिर वो खड़े हुए और जानवी की तीखी नज़रों से अपनी नज़रें मिलाते हुए बोले, फ्राइडे को ज़रूर आना। जाते जाते उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफिसर की तरह सख्त लहजे में बात कही जो जानवी को अच्छी नहीं लगी। जानवी ने चुपचाप अपनी नज़रें वहाँ से हटा दी। धीरे धीरे उसके चेहरे की स्माइल भी चली गई और वापस से उसकी तारों जैसी चमकती हुई आंखें शांत नदी जैसी हो गई। अपना सर नीचे करके वो चाय पीने ही वाली थी, तभी उसके सामने बैठे शख्स ने उसके हाथ से चाय का कप ले लिया। ऊपर नज़रें उठा के देखी तो वहाँ पे आरव खड़ा था। ध्यान कहाँ तुम्हारा? अभी फिर से तुम्हारा हाथ जल जाता। उसकी कंसर्न भरी आवाज़ जानवी के कानों में पड़ी। तब वो थोड़ा होश में आए तो उसने देखा कि चाय की कप से चाय लगभग गिरने को हो रही थी। वो अचानक से हंसने लगी और अपने हाथ से चाय के कप को छोड़ दिया। कप के गिरने की आवाज़ पूरी जगह पे गूंज गई। जो कप अभी अभी जानवी के हाथों में था वो अचानक से नीचे गिर के फर्श पे बिखर गया। वो मेरे पापा हैं। बताइए ना मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे ऐसे पापा मिले? इतना बोल कर जानवी एक कड़वी हंसी हंसने लगी। वो टेबल को अपने एक हाथ से पकड़ती है और दूसरे हाथ से अपने आंसुओं को पोंछने लगती है। उसके सारे लंबे बाल उसके रोते हुए चेहरे को अपने अंदर छुपा रहे थे। आरव देख सकता था कि उसकी आवाज़ में कितना दर्द और दुख है। मैं हमेशा सोचती थी कुछ ऐसा था क्या जो मैंने और माँ ने गलत किया। अगर हम में से कोई भी आज के दिन को प्रेडिक्ट कर सकता होता ना, तो शायद हम शुरू से एक दूसरे से कभी नहीं मिले होते। कितना अच्छा होता अगर हर किसी को अपना फ्यूचर पहले ही पता चल जाता, तो दुनिया में दुख और तकलीफ़ें आधी से भी ज़्यादा कम हो जाती। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। जो होना होता है वही होके रहता है। आरव ने अपनी नज़रें टूटे हुए कांच के टुकड़ों की तरफ करी और बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, तुम अपसेट हो क्योंकि तुम्हें उनकी चिंता है? नहीं, मैं बस अपनी माँ के लिए अपसेट हूँ। पहले वो दोनों कितने लविंग कपल थे, पता नहीं ये रिश्ता यहाँ तक कैसे पहुँच गया। आरव, आपको पता है मेरा भी एक बहुत ब्यूटीफुल चाइल्डहुड रहा है। उसने इतना कहा और अपनी बचपन की यादों में चली गई जो बेहद खूबसूरत थे। उस टाइम कोई रेखा जी और रश्मि का नामो निशान नहीं था, बस वो तीनों और उनकी एक हैप्पी फैमिली। लेकिन माँ ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पापा उन्हें इतने पहले से चीट कर रहे होंगे। उसके और रश्मि के बर्थडे में बस कुछ ही दिनों का फासला था। जब वो तीनों अपनी छोटी सी फैमिली में जी रहे थे, वहीं पीठ पीछे उसके पिता ने झूठ का एक बड़ा सा जाल तैयार कर रखा था। जब वो उन दिनों को याद करती है तो जानवी कह सकती थी कि उसकी पापा उसकी माँ से सच्चा प्यार करते थे। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया? इसमें टाइम का कसूर था क्या? ऐसा होता है क्या कि प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन समय के साथ साथ वो कमज़ोर होता जाता है, फीका पड़ जाता है?
क्या एक मर्द के लिए एक ही औरत काफ़ी नहीं होती? उसके इतने सारे मन में चल रहे सवालों का जवाब तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, माँ हमेशा से ही अकेली रही है। मैं जानती हूँ बाहर से देखने में काफ़ी कठोर लगती है, लेकिन अंदर से बहुत अकेली। मैं कभी भी उनके करीब नहीं हुई क्योंकि मैं नहीं जानती थी उन्हें कैसे फेस करूँ। जब जब जाह्नवी अपनी माँ माधुरी जी के बारे में सोचती, तब तब उसे लगता कि वो भी थोड़ी सी सिली तो थी। पहले जब उन्होंने अपने पति का घर छोड़ने का डिसीजन लिया, तब उन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं करी। उन्हें जो चाहिए था वो थी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनका प्राइड। अपने पति के बढ़ते हुए करियर पे कोई दाग ना लगे, इसीलिए भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। ऊपर से हमेशा यही विश किया कि उनकी हर चाहत पूरी हो। ठीक है जाह्नवी, पास्ट में जो हुआ उसे पास्ट में रहने देना ही अच्छा होता है। उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और अपनी चाय पी लो। अगर तुम सगाई में नहीं जाना चाहती हो तो कोई भी तुम्हें फ़ोर्स नहीं करेगा। आरव नहीं जानता था जाह्नवी को कैसे कंसोल करे, इसलिए उसने बस इतना ही कह दिया। जाह्नवी ने धीरे से अपना सिर ऊपर किया और आरव को देखने लगी। जाह्नवी की आंखों में ज़िद्दीपन था, कुछ कर गुजरने का डिटर्मिनेशन था। वो धीरे धीरे वापस अपने पुराने रूप में आई। मैं ठीक हूँ, मुझे इन सब चीज़ों की अब आदत हो चुकी है। आरव ने जाह्नवी के हाथ को बहुत ही प्यार से पकड़ा और कहा, तुम टेंशन मत लो। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा ताकि कोई कुछ कह ना पाए। जाह्नवी ने अपना सिर ना हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जाऊँगी। मैं उनकी तरह एक्टर नहीं बन सकती। वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और मैं उनकी तरह नहीं बन सकती। रही बात आपकी, तो इन सब से आपका कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो आप प्लीज़ इन सब के बारे में कुछ मत सोचिए। मुझे रमेश अंकल से कुछ बात करनी है तो मैं उनके पास जा रही हूँ। आप यहाँ थोड़ी देर बैठिए या वापस से बुक शेल्फ साफ़ कर लीजिए। फिर वो अपने चेहरे पर एक फोर्स्ड स्माइल के साथ खड़ी हुई, जो आरव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जाह्नवी ने 2 कदम ही आगे बढ़ाया था, तभी आरव भी तुरंत खड़ा हो गया। उसने जाह्नवी के कंधों को एक हाथ से पकड़ा और एक से उसके हाथ को पकड़ के अपने पास खींचा। उसने जाह्नवी की तरफ नाराज़गी भरे लहजे में कहा, मैं जानना चाहता हूँ हमारी शादी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। व्हाट डू यू मीन? आपका इससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। बताओ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आरव की आवाज़ में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी और वो उसे डांट रहा था, मगर प्यार से। शायद मेरी वाइफ होने का मतलब तुम्हें नहीं पता है। अगर मैं अपनी वाइफ की फ़िक्र नहीं करूँगा तो फिर मुझे किसकी फ़िक्र करनी चाहिए? वो अपने पति होने के नाते जाह्नवी से बस ये जानना चाहता था। वो दोनों किसी टीचर और स्टूडेंट जैसे लग रहे थे, जिसमें टीचर सुना रहे थे और स्टूडेंट सर नीचे करके उन्हें सुन रहे थे। मैं इस शादी के लिए सीरियस हूँ जाह्नवी। बताओ, तुम भी मेरे जैसा फील करती हो ना? जब आरव की बातें सुन के जाह्नवी के चेहरे पे एक्सप्रेशंस थोड़े ख़राब होते गए, तब आरव ने अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमी लाई। अच्छा, अब कुछ नहीं कहना मुझसे? क्या बोलूँ मैं आपको? कैसे एक्सप्लेन करूँ सब? ये बताऊँ कि कैसे मैं अपने पिता की बड़ी बेटी होने के बाद भी इस हालत में पहुँच गई, या ये बताऊँ कि पिछले 10 सालों में मैंने क्या किया और कैसे सहा? आरव के चेहरे के भाव और उसकी आंखें देख के पता लगाया जा सकता था कि वाकई में जाह्नवी टेंशन में है। जाह्नवी ने गहरी सांस ली और ख़ुद को शांत करते हुए बोली, मेरा मूड अभी ठीक नहीं है और उसमें आपसे लड़के मुझे गुस्सा नहीं होना, तो प्लीज़ मुझसे बात मत करिए। मुझे थोड़ी शांति चाहिए अभी। मैं कुछ देर में ठीक हो जाऊँगी मिस्टर ओबरॉय। आरव ने ये सुना तो अंदर से उसे भी राहत मिली। उसने भी खुद को शांत करते हुए कहा, मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मुझसे गुस्सा रह के तुम्हारा मूड ठीक होता तो हो जाओ गुस्सा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। उसकी गहरी और धीमी आवाज़ में काफ़ी कोमलता थी। ये सुन के जाह्नवी का मन अंदर से रोने का कर रहा था। ये शब्द सुनने की विश उसकी हमेशा से कबीर से थी, लेकिन आज तक वो दिन नहीं आया। कभी ऐसा टाइम नहीं आया जब कबीर ने उसे उसके हिसाब से समझने की कोशिश की हो। लेकिन आरव के मुंह से इन वर्ड्स को सुनने के बाद उसे एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हुई। कभी कभी जब आप दुखी होते हो तो उसमें कुछ लोगों के थोड़े ही शब्द वार्म ब्लैंकेट का काम कर जाते हैं। वहीं कुछ लोग कितना ट्राई कर ले, वो फील उनसे कभी नहीं मिल पाती। तो क्या होगा आगे? क्या अपने पिता के वार्निंग के बाद जाह्नवी जाएगी उस एंगेजमेंट पार्टी में, या फिर वो अपने एटीट्यूड के हिसाब से उसमें जाना मना कर देगी? देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।